हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसटी करियर पर। जो बच्चे कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल की तैयारी, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत सारे बच्चे, हमारे बहुत डाउट होता है, सर सीएचएसएल के फॉर्म जो है फिल किए जा रहे हैं, तो उसमें जो है पे स्केल क्या होता है, सैलरी क्या होती है, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले सैलरी की ज़्यादा टेंशन रहती है। सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना नहीं है, सैलरी की ज़्यादा टेंशन होती है। तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा जो एसएससी सीएचएसएल के बारे में जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर सर हम इसकी तैयारी क्यों करें, इतनी मेहनत क्यों करें, इसमें हमें कितनी सैलरी मिलेगी और हमें इसके लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, एसएससी सीएचएसएल के लिए क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा और आपका सिलेबस क्या होगा, और ये सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। उसके अलावा सैलरी पैटर्न सारी चीजें समझाऊंगा। तो जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और अभी पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं, क्यों? क्योंकि जब तक आपको रास्ता नहीं पता होगा तब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो वो रास्ता मैं आज आपको बताऊंगा कैसे जो है चीजें चलती हैं, और सीएचएसएल का जो एग्जाम है, जो अभी जो नोटिफिकेशन चल रहा है, इसमें कब एग्जाम होगा, कैसे कैसे एग्जाम होगा और कैसे आपका पैटर्न चलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं, आ जाओ। तो जैसे ये नोटिस आपका आया हुआ है सीएचएसएल के लिए, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024। तो इसमें जो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है वो महत्वपूर्ण डेट्स ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी डेट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, कब आपका पेपर होगा, कब आपकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की रहेगी, कब आपका रिजल्ट आएगा। अभी जो जितनी डेट मेंशन है बस उतनी मैं आपको बता पाऊंगा, आगे की डेट्स नहीं बता पाऊंगा। तो देखो, इसमें सबसे पहली जो डेट है वो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये 8 अप्रैल से 7 मई। तो आप 7 मई तक ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो अपना, 7 मई तक। ठीक है, 7 मई को यहां पर इसने कहा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो रिसिप्ट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 7 मई रहेगी। तो हमारे प्यारे बच्चे 11 बजे से पहले 7 मई तक अपना फॉर्म फिल कर देंगे, जो भी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए जो डेट है वो एक दिन बाद की रहेगी, मतलब 8 मई रहेगी। मतलब आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7 मई को क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं भर पाओगे, और आप जो पेमेंट है वो 8 तक कर सकते हो, एक दिन बाद तक। ठीक है, उसके बाद जो विंडो है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये जो है जो विंडो ओपन होगी वो 10 मई को ओपन होगी और 11 मई को बंद हो जाएगी। मतलब एक दिन का टाइम आपको दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए, अगर आपने फॉर्म में कोई भरते समय एरर कर दी है तो अपने फॉर्म को भर के आने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना। घर पे जाके आराम से एक एक डिटेल चेक करना, अगर कोई डिटेल गलत फिल हो गई हो तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, इस टाइम के बीच में उसको आप सही कर लेना। अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, फिर बच्चे बाद में आते हैं, सर मेरे आइडेंटिटी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ गलत आई है, मेरा नाम गलत आया है, अब मैं क्या करूं। तो बहुत सारी जो है समस्याएं बच्चों को होती हैं। तो ये बच्चों ध्यान रखना, आप पहले ही जैसे फॉर्म भर के आओ, एक प्रिंट आउट जरूर निकलवा के लाया करो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद पूरा उसे एक बार घर पे बैठ के पढ़ो, और पढ़ने के बाद फिर जो करेक्शन डेट आती है उसमें जाके करेक्शन पहले ही करा लो। तो ये करेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है आपको। उसके बाद यहाँ पे जो इसके टीयर फर्स्ट का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का शेड्यूल दिया गया है वो जून जुलाई 2024 में दिया गया है। आपको पता हो सीपीओ का पेपर भी आपका यही होने वाला है, तो जून जुलाई 2024 में आपका ये शेड्यूल दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का। तो अभी हमारा केवल इसमें इतना ही फिक्स है कि नोटिफिकेशन अभी चल रहा है, 7 मई तक आप फॉर्म भर सकते हो, 8 मई तक आप फीस भर सकते हो, और 10 से 11 मई करेक्शन डेट मिलेगी आपको, और आपका पेपर जून जुलाई में होगा। बस इतना स्पष्ट है। अभी आगे की डेट्स जो है वो उसने कहा है टू बी नोटिफाइड लेटर, मतलब ये बाद में आपको बताई जाएंगी कि आगे का जो प्रोसेस है वो कब होगा। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद देखो आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं एज लिमिट। इसमें एज लिमिट क्या है? तो इसमें एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो 1 अगस्त 2024 को रखा गया है। द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकनिंग इज फिक्स्ड एज 1/8/2024, मतलब 1 अगस्त को इसका क्राइटेरिया रखा गया है। और इसमें जो एज लिमिट होती है वो 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने कहा गया है कि 2 अगस्त 1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए कैंडिडेट का, और 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाले जो हैं वो ओवरेज हो जाएंगे, और इसके बाद वालों की अभी उम्र नहीं हुई है। कुल मिला के ये है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में आती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों डेट्स के, सर मुझे नहीं समझ में आ पा रहा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही, जो बाउंड्री पे बच्चे होते हैं तो वो एक बार फॉर्म फिल करके देख लेना। आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा तो समझ जाओ आप ओवरेज हो गए, और अगर फॉर्म भर जाता है तो इसका मतलब आप वैलिड हो। ठीक है, तो ये जो है, बाकी जो है रिलैक्सेशन है
जैसे आप जानते हो अलग अलग SC ST OBC एक्स सर्विसमैन इनके एज रिलैक्सेशन होते हैं, तो वो एज रिलैक्सेशन जैसी आपकी कैटेगरी है नोटिस में आप जाके आप देख लेना तो आप फॉर्म भर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन कास्ट के अकॉर्डिंग और जो आपका आरक्षण होता है उसके अकॉर्डिंग जो है रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो आपकी जो एजुकेशन इसमें LDC 10+2 और DO की पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या कौन कौन बच्चे फॉर्म भर पाएंगे उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देखो क्या है। तो यहां पर जो एक पोस्ट होती है यहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और ये जो है ग्रेड A की पोस्ट मानी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो अगर इसमें से कोई भी पोस्ट के लिए बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उसका 12th स्टैंडर्ड जो है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए विद मैथमेटिक्स, बस ये ध्यान रखना। तो ये जो एक पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर की ऐसी है जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट, दोनों पोस्ट मिनिस्ट्री की हैं, इनमें जो है मैथमेटिक्स साइंस स्ट्रीम में बच्चा मैथमेटिक्स से होना चाहिए तो ही वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। बाकी जो और पोस्ट हैं LDC JSA DO ग्रेड A एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़कर बाकी जो पोस्ट हैं उन सब में कैंडिडेट्स मस्ट है पास्ट 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो साइंस स्टैंडर्ड से ही हो। इस वाला जो बच्चा है वो किसी भी स्टैंडर्ड से हो सकता है, चाहे बायो से है चाहे आर्ट से है, कैसा भी हो, बस 12th होना चाहिए उसका। तो जिन बच्चों ने 12th बायो से किया है या जिन बच्चों ने 12th आर्ट साइड से किया है वो केवल इस पोस्ट को DEO में डिपार्टमेंट की इस पोस्ट को छोड़कर LDC वगैरह की या जितनी भी अदर पोस्ट है उन सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने 10+2 साइंस मैथमेटिक्स से कर रखा है वो सबके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो साइंस स्ट्रीम इसके लिए जो है कंपलसरी की गई है, ये पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर में मिनिस्ट्रियल्स की, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, और ये जो है आपका 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए, एग्जाम कैन अप्लाई हाउएवर दे मस्ट प्रोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर कट ऑफ डेट, तो ये दिया गया है। उसके बाद ये टायर की स्कीम देखते हैं, जो आपका पेपर कंडक्ट कराएगा, जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है SSC, वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो वो एग्जाम में आपको कितने टीयर क्वालिफाई करने हैं और कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आपका टीयर फर्स्ट होगा, है ना, सबसे पहले टीयर फर्स्ट होगा। इसमें आपके 4 पार्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहले पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज होगी, बेसिक नॉलेज। दूसरे पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस होगा। तीसरे में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स होगा। और लास्ट में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ऐसे 50 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। और आपके ऐसे ही मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देगा तो 50 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। ऐसे करके जनरल इंटेलिजेंस के भी 25 क्वेश्चन होंगे, आपका एक क्वेश्चन के 2 नंबर, तो 50 नंबर यहां से मिलेंगे। ऐसे आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स में कंप्लीट होगा। और 200 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर 60 मिनट दिए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट स्क्राइब या कोई अदर कोई कंडीशन है तो उसको 80 मिनट मिलेंगे। वैसे जो जनरल बच्चे हैं उन सभी को केवल 1 घंटे का समय मिलेगा और 1 घंटे में आपको 25-25-25 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ऐसे 200 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये आपका टीयर फर्स्ट होता है CHSL का, CHSL का टीयर फर्स्ट होता है। उसके बाद देखिए द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस होती है 4, उसमें से आपको करेक्ट जो है चॉइस जो है चूज करनी होती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो है आपका सेट किया जाएगा पेपर। जिस भी लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हो उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करते हैं वो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लेंगे, जो हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं वो हिंदी में अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब अगर आप कोई एक प्रश्न गलत चूज करते हो तो उसमें आपका 0.5 नंबर कट जाएगा। मतलब यहां पे नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4 की। मतलब अगर हम मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो भी, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और 0.5 आपका कटेगा, तो 0.5/2 मतलब 1/4 की हो जाएगी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर 0.5 का मतलब आधा कट जाएगा हमारा, ऐसा नहीं होता है। 0.5 का मतलब है कि 2 नंबर का अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.5 कटेगा उसमें। तो वैसे क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो 1/4 है, 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो एक क्वेश्चन सही चला जाएगा आपका, ऐसे समझ लो। और अगर आप मार्क्स के हिसाब से समझ रहे हो तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, उसमें 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत करने पर।
तो ये होता है आपका नेगेटिव मार्किंग इसके प्री में। यहाँ पर देखो आगे कहा गया है कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। मतलब जब आप क्वेश्चनों का आंसर करो तो ये ध्यान रखो भैया नेगेटिव भी कटेगी। उसके बाद आपका जो स्कीम है वो टीयर सेकंड का आता है। टीयर फर्स्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको मौका मिलेगा टीयर सेकंड में जाने का। तो टीयर सेकंड में देखो क्या क्या होगा। टीयर सेकंड में आपके 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन में 2 मॉड्यूल होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट मॉड्यूल में मैथमेटिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स आता है, और सेकंड मॉड्यूल में आपका रीजनिंग आता है एंड जनरल इंटेलिजेंस। मैथ के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 30 या 90 नंबर आपको मैथ देके जाएगा। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 90 नंबर आपको ये रीजनिंग देगी जाएगी, और 90 टोटल आपके 180 नंबर का ये जो है टीयर सेकंड का पहला सेक्शन आपका कंप्लीट होके 180 मार्क्स आपको देगा, और ये हर बच्चे को ये देना पड़ेगा, हर एक के लिए कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आपका सेक्शन आता है सेकंड वाला। तो जो आपका सेक्शन सेकंड है, जो आपका सेकंड सेक्शन है, इसमें 2 मॉड्यूल होंगे, जिसमें मॉड्यूल फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। इसमें 40 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो 120 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। और मॉड्यूल सेकंड में जनरल अवेयरनेस आएगी, इसके 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 60 नंबर यहां से मिलेंगे। तो ये जो आपका सेक्शन सेकंड है ये भी आपको 180 नंबर देगा। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें इंग्लिश का जो वेटेज है वो ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर आप CHSL का मींस दे रहे हो तो उसमें इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है। इसमें 40 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स की इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक है, तो 60 नंबर का ये भी है। तो 180 और 180 360 आपको 2 सेक्शन से मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में कंप्यूटर बेसिक नॉलेज मॉड्यूल पहला है, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 45 मार्क्स आपको मिलेंगे। और इसका जो मॉड्यूल सेकंड है, मॉड्यूल सेकंड जो है वो आपका टाइपिंग टेस्ट, डेस्क टेस्ट और स्किल टेस्ट है। तो इसका जो मॉड्यूल सेकंड है उसमें स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और मॉड्यूल ये है। तो इसमें स्किल टेस्ट डीओ और मिनिस्ट्री वाली पोस्ट के लिए तो आपको पैसेज टाइप करने के लिए 15 मिनट मिलेंगे। मतलब इसकी टाइपिंग आसान होती है, आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आप मिनिस्ट्री की पोस्ट, ये डिपार्टमेंट डीओ वाली जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करते हो या उसके लिए क्वालिफाई करते हो, तो आप 15 मिनट में अगर टाइप कर देते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और बाकी सबके लिए आपको केवल 10 मिनट मिलता है। ये टाइपिंग टेस्ट में ध्यान रखना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट से ज्यादा, 15 मिनट से कम समय में पूरा किया, तो मात्र आप एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री वाली डीओ की पोस्ट है। और अगर आपने टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट से पहले कंप्लीट कर दिया तो फिर आप सब पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जितनी भी पोस्ट हैं इसमें, डीईओ इसको छोड़कर और बाकी एलडीसी वगैरह की जितनी भी पोस्ट हैं, सबके लिए आपको टाइप करने के लिए 10 मिनट का ही टाइम दिया जाता है। देखो ये रही आपकी एलडीसी और जीएसए के लिए भी आपको 10 मिनट ही मिलेंगे। तो मतलब कुल मिला के अगर हम इसको ब्रीफ में समझना चाहें तो आप टाइपिंग टेस्ट को 10 मिनट या 10 मिनट से कम में कर देते हो तो आप सब टेस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे। और अगर आप 10 मिनट के बाद करते हो, 15 से पहले करते हो, तो आप डीओ में ओनली मिनिस्ट्री पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगे। और अगर आप 15 से ऊपर चले जाते हो तो आप फेल हो जाओगे स्किल टेस्ट में। और सारे सेक्शन जो है, इसके सारे सेक्शन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी एक सेक्शन आप नहीं छोड़ सकते। बस इसमें ये जो है क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा आपका जो कंप्यूटर वाला टेस्ट है। ये देखो जो आपका जो कंप्यूटर वाला है ना, ये मॉड्यूल सेकंड जो है आपका स्किल टेस्ट हो गया, ये तो मॉड्यूल सेकंड हो गया। मॉड्यूल फर्स्ट जो है सेक्शन थर्ड का जो कंप्यूटर नॉलेज वाला है ना, ये आपका देखो एलिजिबल ये कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। ये वाला जो है 20 मिनट्स मिलेंगे। और यहां पर जो 15 क्वेश्चन है, ये वाला जो है आपका 45 नंबर आपको देगा। ये आपका क्वालिफाइंग होता है नेचर में। मतलब आपको केवल इसे क्वालिफाई करना है, इसके ज्यादा मार्क्स आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो इसका डिटेल आगे थोड़ा सा दिया है, वो देखो। इसके बाद आपकी क्या है भाई, सैलरी है, स्केल। जब आप ये सारे चरण पास कर लोगे, टीयर फर्स्ट भी क्वालिफाई कर लोगे, टीयर सेकंड भी क्वालिफाई कर लोगे और आप फाइनल कट ऑफ में आ जाओगे, तो फिर आती है बात सैलरी की, पैसे की। क्योंकि आप काम फ्री में तो करोगे नहीं, पैसे से करोगे। तो उसके बाद जो देखो लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी और जेएसए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका पे स्केल 19,900 से 63,200 तक आपको मिलेगा। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ, पे स्केल लेवल 4 25,500 से आपका 81,100 तक मिलेगा। और लेवल 5 वाले में 29,200 से 52,300 तक मिलेगा। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए वाली पोस्ट है, जो मैंने बताई थी आपको भी, वो 25,500 से 81,100 तक मिलेगा।
ये इनके पे स्केल हैं सभी पोस्ट के लिए। मतलब आपकी सैलरी 25,000 से कोई भी पोस्ट आपको मिलेगी तो 19,000 से लेकर और आराम से 92,000 तक की सैलरी का इसमें प्रावधान एलडीसी की जो पोस्ट में है। और वो डिपेंड करता है आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है। तो इस सैलरी का सबसे ज्यादा टेंशन आपको रहता है, तो ये सैलरी का स्केल रहेगा। अगर आप ये सारे चरण इसके कंप्लीट करते हो, सिलेक्शन हो जाता है, तो सैलरी आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी और आपकी जॉब जो है स्टार्ट हो जाएगी कॉल लेटर के बाद। तो ये पूरा एलडीसी का आपका रहता है सीएचएसएल का। इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं सभी फॉर्म भर दो और जल्दी से तैयारी में जुट जाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल द डियर स्टूडेंट्स।